वेलकम एट CLC जुडिशियल। आज का क्वेश्चन नंबर 215। जेट डाइज इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी हिज सर्वेंट ए बिफोर द मनी कम्स इनटू पोजीशन ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू सच पोजीशन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स इट। व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड? तो जेट जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसके पास फर्नीचर और पैसा था, उसकी कस्टडी में, उसके पोजीशन में था। इट वॉज नॉट इनटू पोजीशन ऑफ हिज सर्वेंट। तो उसके डेथ होने के बाद नेचुरली और कोई है नहीं तो सर्वेंट है। सर्वेंट कम्स इनटू पोजीशन ऑफ डेट फर्नीचर एंड मनी, लेकिन सर्वेंट उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता। तो क्वेश्चन इज दिस कि ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन अगर सर्वेंट करता है, अगर ये फर्नीचर और मनी सर्वेंट को इंटरेस्टेड होता तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता। तो वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएट करता है डिसऑनेस्ट तरीके से, तो दिस इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। ये एज इट इज इलस्ट्रेशन सेक्शन 404 IPC का इलस्ट्रेशन एज इट इज रख दिया गया है। मूविंग कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी जिंदा व्यक्ति के पोजीशन से लेना, लाइव ह्यूमन बीइंग, जो आदमी जिंदा है उसके पोजीशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके कंसेंट के बगैर लेना, डेट इज थेफ्ट। क्योंकि जेट जो है उसकी डेथ हो चुकी थी, तो therefore फर्नीचर एंड मनी वाज इनटू पोजीशन ऑफ नन। पोजीशन हमेशा एक लिविंग बीइंग के लिए होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं सारे चीज़ों को। तो इसका आंसर C होगा। और मेंस का भी क्वेश्चन पूछा गया, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज, UPSC, जुडिशियल सर्विसेज, APO की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें, PT वो कैसे क्वालिफाई करें। इस मिशन को और इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग हर रोज़ अपने ग्रुप में इस तरह के क्वेश्चन PT मेंस और इंटरव्यू के लिए हर रोज़ पूछते हैं। इसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं। अगर आप CLC की इस फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें 9262810582 पे व्हाट्सएप कर दें। आपको CLC की फ्री सर्विसेज में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा CLC एक रेगुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट बेहतरीन क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड कराता है। वो तमाम सारी फैसिलिटीज़ आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है। विशेष जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन करिए, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मिसअप्रोप्रिएशन मीन्स गलत तरीके से खर्च करना शॉर्ट में। तो हूएवर डिसऑनेस्टली, तो ये जो डिसऑनेस्टली वर्ड है आप जब भी मेंस में लिखेंगे और ये वर्ड अगर आपका मिसिंग है डिसऑनेस्टली, तो आपको कभी भी बेहतरीन नंबर नहीं आएगा। और मेरे जैसा अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होगा तो नंबर आपका काटेगा, और वर्चुअली इन चीज़ों पे नंबर कटना भी चाहिए। मेन इसका देखिए, ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो ऑलमोस्ट इन एवरी ऑफेंस विच इज अगेंस्ट प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। तभी मनी किसी और का है, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, तो ये दो सेक्शंस खासकर सेक्शन 23 जो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में, एंड सेक्शन 24 डिसऑनेस्ट इंटेंशन के बारे में। तो जब भी है तो ये ज़रूर आप लिखिएगा, येलो टेक्स्ट से हाईलाइट कर दिया गया है। तो whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both।
तो ये डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन में यू डू नॉट बाय योर सेल्फ टेक अवे मूवेबल प्रॉपर्टी। ये खासकर सेक्शन 403 में ये भी याद रखिएगा कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी के ही रेफरेंस में ये यूज होता है। तो जो जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, वीडियो को देखें, बेयर एक्ट को निकाल के पढ़ें और इसका नोट्स बनाते चलें, तो धीरे धीरे आपकी तैयारी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो so far as theft में you take away movable property from the possession of its owner, लेकिन मिस एप्रोप्रिएशन में, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में, डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन में, आप जैसे कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको 500 का नोट मिल गया, आप ये बिना पता करने की कोशिश वो नोट अपनी जेब में रखते हैं और जाके खर्च कर देते हैं, तो दिस ऑफेंस इज कमिटेड। इसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, फाइंडर ऑफ ए गुड, उसकी ड्यूटी बेली के तौर पे होती है। वो सब आगे जब उस सब्जेक्ट उसका सीरीज शुरू होगा तो हम लोग करेंगे। यहाँ पे अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और की है और आप उसे डिजॉनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर उसे आप मिस एप्रोप्रिएट या अपने यूज के लिए कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑफेंस बन जाएगा, जिसकी सज़ा 2 साल की या विथ फाइन और विथ बोथ है। इसको इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजीशन इन गुड फेथ बिलीविंग एट एनी टाइम when he takes it that the property belongs to himself. A is not guilty of theft, but if A after discovering his mistake dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under this section. तो A किस जेड की प्रॉपर्टी ले लेता है गुड फेथ में और A को लगता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, वहाँ पे कोई डिजॉनेस्ट इंटेंशन नहीं है, तो इलस्ट्रेशन ए में वो थेफ्ट नहीं होगा। लेकिन ए को अपनी मिस्टेक का पता लगता है और वो जेड को वो प्रॉपर्टी वापस, मूवेबल प्रॉपर्टी वापस नहीं करता है, तो ये डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का केस बन जाएगा। जैसे आप दुकान पे गए खरीदारी करने, दुकानदार ने आपको थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए, आपको पता लग गया कि दुकानदार ने बाई मिस्टेक आपको ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, आप वापस नहीं करते हो, पैसे लेके चले आते और खर्च कर देते हैं, तो ये ऑफेंस बन जाएगा। दूसरा है, A being on friendly terms with Z goes into Z library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent. Here, if A was under impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft. But if A afterward sell the book for his own benefit, he is guilty of an offense under this section. तो ये भी इलस्ट्रेशन पहले वाले इलस्ट्रेशन के तौर पे है, गुड फेथ में लेके आता है कि भाई मेरा दोस्त है और मुझे मना नहीं करेगा, तो एज लॉन्ग देर इज़ नो डिजॉनेस्ट इंटेंशन सो लॉन्ग नो ऑफेंस इज कमिटेड, बट द मोमेंट इंटेंशन बिकम डिजॉनेस्ट द ऑफेंस इज कमिटेड। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सी है, A and B being joint owners of a horse, A takes the horse out of B's possession intending to use it. Here, as A has a right to use the horse, he does not dishonestly misappropriate it. Joint owner है तो भी यूज कर सकता, लेकिन but if A sells the horse and appropriates the whole seed, दूसरे को नहीं देता है, another joint owner को सारा पैसा अपने पास ही रख लेता है, तो it becomes a case of dishonest मिस एप्रोप्रिएशन और ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 की टेम्पररी डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन भी ऑफेंस हो सकता है 403 के अंतर्गत। तो ये डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली इज ए मिस एप्रोप्रिएशन विद द मीनिंग विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में कैशियर हूँ, आज शाम को मैंने सोचा कि भाई कौन चेक करता है यहाँ पे अकाउंट वगैरह, कंपनी के कैश से 1000 रुपये अपनी जेब में लेके आया, उसे खर्च कर दिया। कल सुबह ड्यूटी पे आया तो मुझे पता लगा कि कल का अकाउंट तो चेक हो रहा, तो मैं चुपचाप
कंपनी के खजाने में अपनी जेब से दूसरा 1000 रुपये का नोट लेके रख दिया, ऑफेंस इज कंप्लीट। इवन टेम्पररी मिस एप्रोप्रिएशन, इसको बिल्कुल याद रखिए खासकर। तो जब आप लिखेंगे तो ये सारे डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो बेहतरीन नंबर आपको अपने आप ही आएंगे। इसको इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ। ए पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फॉर और रेस्टोरिंग इट टू द ओनर does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense। आप जा रहे हैं कहीं, रास्ते में आपको किसी का पर्स मिल गया, तो आपको किसी का पर्स मिल गया तो इसमें आपका कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आपका ये भी हक नहीं बनता कि आपको पर्स मिल गया तो आप कानून। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ इज़ नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। क्या हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता ईमानदार होना चाहिए? क्या हम लोगों को ये बताया नहीं जाता बचपन से कि हमें किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए? आपको बैग मिल गया तो आपकी क्या ड्यूटी है? आप बैग को संभाल के रखें। अगर आप बैग को लेते हैं तो किसके लिए? फॉर इट्स रियल ऑनर। रियल ऑनर नहीं है तो इट डजेंट मीन कि वो बैग आपका हो गया। अगर कानून इस तरीके से हो कि जिसको जो मिल गया वही मालिक हो, तो ऐसे तो फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और इन सब चीज़ों के लिए ये लॉ बनाया हुआ है कि अगर फाइंडर ऑफ ए गुड, उसकी ड्यूटी बेली के तौर पे है, उस गुड्स को प्रोटेक्ट करने पे जो उसका खर्च लगता है, ही कैन बी कंपेंसेटेड फॉर दैट सम। लेकिन बेली इज़ नॉट द ऑनर ऑफ द गुड्स। तो अगर उसे मिल गया तो एज लॉन्ग ही रिटेन्स सो लॉन्ग देर इज नो ऑफेंस। लेकिन जैसे ही उसका इंटेंशन डिजॉनेस्ट हो गया और वो मिस अप्रोप्रिएट कर देता है, द ऑफेंस इज कमिटेड। अगर आप फाइंडर ऑफ गुड्स हैं तो आप पता करने का कोशिश करें कि किसका गुड्स है। अगर ऑनर जो है रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ है, सर्टेन किया जा सकता, तो आप उसे वापस दें। अब किसी का सामान गुम हो गया और आपको मिल गया तो सामान आपका नहीं हो गया। तो इन्हीं चीज़ों को कानूनी भाषा में लिख दिया गया है, बहुत ही आसान है, यही लॉजिक है इसका। What are reasonable means or what is a reasonable time in such a question, in such a case is a question of fact। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज़ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज़ द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इट। इट इज़ सफिशिएंट इफ एट द टाइम ऑफ एप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी इन गुड फेथ, बिलीव दैट द रियल ऑनर कैन नॉट बी फाइंड। इलस्ट्रेशन: A find a rupee on high road not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. Here A has not committed the offence defined in this section. Merely by picking up the rupee, no offence is committed. Offence is committed when the, जैसे आप जा रहे हैं, आपको मिला कोई पैसा रास्ते में गिरा हुआ, आपने उठा के जेब में रख लिया, तो जेब में रखना या उसको रिटेन करना ऑफेंस नहीं है। Offense is when your intention becomes dishonest, और उस dishonest intention के साथ अगर आप उसे खर्च कर देते हैं, then offense is complete। Second illustration: A finds a letter on the road containing a bank note from the direction। उसे पता लग सकता है कि ओरिजिनल ऑनर कौन है, उसके बावजूद भी वो अगर नोट को अप्रोप्रिएट करता है तो ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। इलस्ट्रेशन सी: ए फाइंड्स ए चेक पेबल टू बियरर, ही कैन फ्रॉम नो कंजेक्चर। इसमें भी ऑनर को असरटेन किया जा सकता है, लेकिन वो असरटेन नहीं करता है, उसे मैनिपुलेट करता है, तो ही इज गिल्टी ऑफ an offense under this section। Illustration D: A sees Z drop his purse with money in it. A picks up the purse with intention of restoring to Z, but afterwards appropriates it to his own use। तो A को पता लगा कि Z का पर्स गिर गया और इसलिए लेता है कि Z को वापस कर देंगे, लेकिन बाद में उसका इंटेंशन डिजॉनेस्ट हो गया और वो वापस नहीं करता। ऑफेंस इज कंप्लीट। ऑफेंस इज कंप्लीट व्हेन द इंटेंशन बिकम्स डिजॉनेस्ट। तो देखिए, डिजॉनेस्ट इंटेंशन का सारा खेल है, इसीलिए हमने डिजॉनेस्ट इंटेंशन सेक्शन 24 डिजॉनेस्टली को और सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस को ऊपर में ही लिख रखा है। अब नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन ई: A finds a purse with money not knowing to whom it belongs. He afterwards discovers that it belongs to Z and appropriates it to his own use. A is guilty of an offense।
A finds valuable ring not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the owner. A is guilty of an offense. आपको मिल गया, आपने अचानक ही भजा लिया उसको बिना कोई प्रयास किए कि who is the real owner, तो the offense is complete. और ये तो आपका हो गया कि आप को कोई चीज़ यू बिकम फाइंडर ऑफ द गुड, आप फाइंडर ऑफ गुड हैं तो आपकी ड्यूटी है कि उसके ऑनर को एसरटेन करें, उसके ऑनर को चीज़ वापस करें। आप फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई और आप उसके मालिक बन गए। सेक्शन 404 डिजॉनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिजीज्ड पर्सन। तो डिजीज्ड पर्सन, मान लीजिए कोई डेड बॉडी रास्ते में पड़ी हुई है, उसके गले में सोने की चेन है, आप जा रहे हैं, आपने देखा सोने की चेन अपनी जेब में रख लिया, तो ये थेफ्ट नहीं होगा। थेफ्ट इज एन ऑफेंस ऑफ टेकिंग अवे मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए पर्सन, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए लिविंग पर्सन। डेड बॉडी इज नॉट ए लिविंग पर्सन। तो अगर आप किसी लिविंग पर्सन के गले से सोने की चेन ले लेते हैं तो डेट में भी थेफ्ट, में भी एक्सटॉर्शन, में भी रॉबरी। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी पे वीडियोज बने हैं, वो देखिए आप उसको। लेकिन डेड बॉडी के गले से अगर आप सोने का चेन ले लेते हैं तो डेट इज ऑल्सो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, डेट इज नॉन एज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, बिकॉज it is not in the position of a living body, it is into the position, and dead body cannot hold the position lawfully, legally, into the eyes of law। मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। जस्ट आपको छोटा सा इनपुट दे रहा हूँ। तो whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property knowing that such property was in possession of a deceased person at the time of that person's decease and has not since been in possession of any person legally entitled to such possession shall be punished with imprisonment of either description for a term extend 3 years, shall also be liable to fine, and if offender at the time of such person deceased was employed as clerk or servant, imprisonment may extend to 7 years। तो जनरल लोगों के लिए 3 years और क्लर्क और एजेंट के लिए 7 years, बिकॉज काफ़ी करीब होते हैं वो लोग। और आज का जो क्वेश्चन है देखिए, इलस्ट्रेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, एज इट इज। तो थेफ्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में एक अंतर है कि थेफ्ट में आप लिविंग पर्सन के पोजीशन से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में आप या तो डेड बॉडी के से लेते या यू बिकम फाइंडर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों में क्या अंतर है, थेफ्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में। तो थेफ्ट में टू टेक ऑब्जेक्ट जो है ऑफेंडर का, कि टेक अवे द प्रॉपर्टी फ्रॉम पोजीशन ऑफ ए लिविंग पर्सन, और ऑफेंस इज कंप्लीट एज द ऑफेंडर द मोमेंट द प्रॉपर्टी इज मूव्ड अवे, ऑफेंस इज कंप्लीट। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में ऑफेंडर ऑलरेडी पोजीशन में होता है, ऑफेंस बिकम्स कंप्लीटेड व्हेन द इंटेंशन बिकम्स डिसऑनेस्ट। और उसी चीज़ को यहाँ भी लिखा हुआ है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द जिस्ट, यहाँ भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन दोनों में। और मूविंग अ प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। और मूविंग अ प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए कि यू आर फाइंडर ऑफ ए गुड, आप जा रहे हैं रास्ते में, आपको कोई पर्स मिल गया, पर्स इस इरादे से लेके आएगी जिस किसी का होगा उसको दे देंगे, तो जहाँ पे आपको मिला वहाँ से लेके आप अपने घर पे लेके आए, तो यू हैव आल्सो मूव। तो थेफ्ट में मूव, द मोमेंट यू मूव अवे द मूवेबल प्रॉपर्टी द ऑफेंस इज कंप्लीट, बट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में मूविंग अवे द प्रॉपर्टी does not make the offense complete, the offense is completed the moment your intention becomes dishonest। तो ये एक शॉर्ट टॉपिक था। अब आते हैं मेंस में हम कैसे लिखेंगे कि डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। तो आप लिखेंगे कि पहले मिस एप्रोप्रिएशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि व्हाट इज मिस एप्रोप्रिएशन।
कहिए कि 2 सेक्शन है 403 इन जनरल है डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और 404 स्पेशली फॉर डेड बॉडी के लिए बना हुआ है। इसमें जो इसका इंग्रेडिएंट है डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, इंग्रेडिएंट की मैं हमेशा बात करता, तो डिजॉनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन और कन्वर्सन टू ऑन यूज, तो यहाँ पे जगह नहीं है लिखने का, मैं अच्छा कोशिश करता हूँ। डिजऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन और कन्वर्सन टू ऑन यूज, ये पहला इंग्रेडिएंट हो गया। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ये 2 इंग्रेडिएंट हैं और आपसे इंग्रेडिएंट पूछा जा रहा, तो आप सिचुएशंस दे के एक्सप्लेन कीजिए, इलस्ट्रेशन भी कुछ दे दीजिए। इसमें 2 इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 1 में टेम्पररी भी होता है, ये एक्सप्लेनेशन 1 हाईलाइट किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 2 ए पर्सन, ये आपको दिया हुआ है कि पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फॉर और रेस्टोरिंग इट टू द ऑनर डज नॉट टेक और मिस एप्रोप्रिएट इट डिजॉनेस्टली। अगर आप जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, आप उसे प्रोटेक्ट करके उसके रियल ऑनर के लिए रखते हैं, तो नो ऑफेंस इज कमिटेड। ऑफेंस इज committed only when your intention becomes dishonest and due to dishonest intention you have misappropriated the property। तो इसमें जैसे ही आपका, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में पर्स मिल गया किसी का, आप पर्स में पैसे थे, आप लेके घर आए कि जिस किसी का होगा उसको आप ये पर्स दे देंगे। सुबह तक तो आपका इरादा देने का था, शाम को आपका इरादा हो गया कि यार क्या पता लगता है इतने पैसे रख लो काम आएगी। तो जैसे ही आपका इरादा डिजॉनेस्ट हुआ, द ऑफेंस इज कंप्लीट। एंड मान लीजिए कि शाम को आपका इरादा डिजॉनेस्ट हो गया, अगली सुबह कह कि नहीं यार किसी और का चीज़ पाप लगेगा, नहीं करना चाहिए, अगली सुबह आपका इरादा फिर बदल गया। तो देयरफॉर मिस एप्रोप्रिएशन इज आल्सो नेसेसरी। उस पर्स में से मान लीजिए 2000 रुपया है, उस पर्स में से अगर 10 रुपये भी आप खर्च कर दिया तो ऑफेंस इज कंप्लीट। तो मिस एप्रोप्रिएशन इज नेसेसरी। ये सारी चीज़ें आपके आंसर शीट में आप रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। थेफ्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में दोनों में डिजॉनेस्ट इंटेंशन होता है, दोनों में ही मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी इज टेकन अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए पर्सन, टेकन अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए लिविंग पर्सन। और डिजॉनेस्ट ये थेफ्ट में एंड क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में ऑफेंडर इज ऑलरेडी इनटू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ नीचे, इसे देख के नोट कर लेंगे आप। तो आज के साथ हम लोगों का टॉपिक अब यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे। और एक चीज़ और देखिए, ये समझना ही काफ़ी नहीं है। एज ए टीचर मैं आपसे ज़रूर अपील करूँगा, किस्मत भरोसे नहीं मेहनत भरोसे चलिए। आपके मेहनत का पसीना आपके माथे पे लिखी किस्मत की लकीरों को मिटाकर एक इतिहास लिख सकता है। आप मेहनत भरोसे अगर चलेंगे तो रिजल्ट आपका गारंटीड होगा। तो जैसे आपने थीम को समझ लिया, टॉपिक को समझ लिया, इसका थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, कुछ मेंस के क्वेश्चन लिख लें, थोड़े बहुत खूब
पीटी के क्वेश्चंस बना लें। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोग भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर रोज़ 150 क्वेश्चंस MCQ, 3 क्वेश्चंस मेंस का, बहुत सारी चीज़ें करते हैं नॉन कमर्शियल चार्जेस पे। तो चलिए, अंत में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को काफ़ी खुशी होती है कि हम लोग जिन बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं उनका प्यार और सहयोग हमें मिल रहा, और प्लस इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो नॉन स्टॉप तरीके से आपको मिलती रहेंगी। ये सीरीज चल रहा, अगर एक भी सीरीज इसमें से मिस हो जाए तो फिर आगे के टॉपिक समझने में पूरा सीक्वेंस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड नाइट।